हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के सामने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक टॉपिक मैंने लाया है। आज हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, आज हम लोग ईसीजी पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल का कुछ एमसीक्यू हम लोग देखेंगे और ईसीजी को भी हम लोग कुछ रिपोर्ट को स्टडी करेंगे लास्ट में कि हार्ट अटैक का ईसीजी कैसा होता है, एक नॉर्मल पर्सन का ईसीजी कैसा होता है। तो इसी चीज को देखते हुए हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या है बच्चों। हमारा हार्ट, हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर है, जिसमें जिसमें सुपीरियर वेना कावा से ब्लड इंटर करता है एट्रिया में, उसके बाद फिर वेंट्रिकल से जाता है, फिर सेमिनल वर्ग ओपन होता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग पास चला जाता है बच्चों। फिर लंग से वापस ब्लड आता है आपका पल्मोनरी वेन से, आपका आता है लेफ्ट एट्रिया में, फिर वहां पर आपका जो है बाइकस्पिड बल्ब खुलता है, फिर आपका वेंट्रिकल में जाता है, फिर थ्रू आउट द बॉडी जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि टाइमिंग क्या है, कार्डियक साइकिल का टोटल टाइमिंग क्या है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन क्या है आपका, उसके बाद हम देखेंगे आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, फिर देखेंगे रिलैक्सेशन फेज क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, कार्डियक साइकिल में टोटल जो टाइमिंग है वो 0.8 सेकेंड का है। ठीक है, 0.8 सेकेंड का है। और एक इंसान की पूरी जिंदगी में 2.5 बिलियन टाइम उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, 2.5 बिलियन टाइम्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं दो चीज को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। एक है हमारे पास सिस्टोल, एक है हमारे पास डायस्टोल। यानी कि ये चीज है इसमें, जैसे जब हम बीपी मेजरमेंट करवाने जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि आपका 120/80 है, 110/80 है, 110 बाई आपका 70 है। तो वो चीज क्या है, सिस्टोल और डायस्टोल ही डॉक्टर आपको बताते हैं। सिस्टोल वो है बच्चों जिसपे हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और डायस्टोल में आपका बच्चों क्या होता है, डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड आपका बाहर जाता है, यानी एट्रियम में कितना ब्लड आया है और उसके बाद वेंट्रिकल से कितना ब्लड आपका बाहर गया है। तो उस मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, कि हम इस मेजरमेंट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड आया कितना ब्लड गया। उस कार्डियक साइकिल को मेजर करने के लिए आगे में हम लोग ईसीजी का रिपोर्ट को देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कार्डियक साइकिल का 3 फेज देखते हैं बच्चों। सबसे पहला फेज है रिलैक्सेशन फेज। रिलैक्सेशन फेज जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स में रहेगा, ना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ना ही ये आपका ना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना ही आपको रिलैक्स करेगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं रिलैक्सेशन फेज में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेज में आपका होता है। ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टोल। यहाँ पर बच्चों ज्वाइंट भी आप लिख लीजिएगा, मुझसे छूट गया है, ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, दिस फर्स्ट स्टेप इज रिलैक्सेशन फेज व्हेन एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज इन रिलैक्स फेज। आप देख रहे हैं यहाँ पर एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स इज इन रिलैक्स फेज, यानी दोनों अभी रिलैक्स फेज में है, अभी दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्शन करने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन राइट ऑरिकल, है ना। हमने आपको कहा था कि सुपीरियर वेना कावा से बच्चों ब्लड यहाँ पर इंटर करता है राइट ऑरिकल में। ब्लड कौन सा होता है हमारे पास में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है, वाया सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, टाइमिंग बच्चों देखिए, रिलैक्सेशन फेज का टाइमिंग है 0.4 सेकेंड, इसको हम लोग याद कर लेंगे। 0.4 सेकेंड हमारे रिलैक्सेशन फेज में, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स मूड में होता है, बिल्कुल ही वो अभी कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास होता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग क्या है, उसकी टाइमिंग है 0.1 सेकेंड। ये आपका सेकंड स्टेप है बच्चों। इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेप्स आल्सो कॉल्ड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट यानी सिस्टोल। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल, ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो हमने क्या देखा था पहले के लेक्चर में, हमने देखा था कि राइट ऑरिकल और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के नीचे वहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसमें 3 मसल्स की वजह से हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों, उसमें हम देखते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग क्या है। इसका कॉन्ट्रैक्शन टाइमिंग है 0.3 सेकंड। क्या है, 0.3 सेकंड, यानी रिलैक्सेशन फेज के हमारे पास है 0.4 सेकंड, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड, और इसका हमारे पास में था वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का 0.3 सेकंड। टोटल हमारे पास अगर हम काउंट करते हैं 41538, ये टोटल निकल के 0.8 सेकंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये हमारा थर्ड स्टेप बच्चों। थर्ड स्टेप आल्सो कॉल्ड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आपका जाहिर सी बात है वो बॉडी से बाहर जाएगा।
एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों तो वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और जब वेंट्रिकल ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हार्ट से ब्लड जो है ना बाहर जाता है, ठीक है। ब्लड इज पंप टू पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ देखिए पल्मोनरी आर्टरीज, तो पल्मोनरी आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरीज में आपका होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। टू ऑर्टा व्हेन ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज इट प्रोड्यूस लब साउंड। अच्छा, जब कोई भी डॉक्टर जो है किसी पेशेंट को, आप देखेंगे स्टेथोस्कोप जब लगाते हैं वो, तो उनको सुनाई देता है, आप उसका साउंड आप जब सुनेंगे तो आपको लब डब के साउंड मिलता है आपको सुनने को, ठीक है। तो लब साउंड प्रोड्यूस करता है हार्ट, कब करता है बच्चों? जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होने पर, है ना, क्लोज होने पर, ना कि ओपन होने पर। जब वो बंद होता है तो हमें लब सुनाई देता है, ठीक है ना। जब उसके बाद सेमिल्यूनर वाल्व जब क्लोज होता है तो हमें डब सुनाई देता है, ठीक है। जब हमारे पास, याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों ही सेंस में दोनों ही क्लोज हो रहा है, ओपन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। जब इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आपको कंफ्यूज होना है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व में बच्चों आपका वाल्व क्लोज हो रहा होता है तो लब साउंड सुनाई दे रहा होता है हमें, और सेमिल्यूनर वाल्व जब क्लोज हो रहा होता है तो हमें डब साउंड सुनाई देता है, यानी कि व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स्ड। तो यानी कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है बच्चों उस वक्त हमें डब साउंड सुनाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे में हमने कुछ क्वेश्चन लाया है इससे रिलेटेड, बहुत ही शॉर्ट में हम देखेंगे। 0.4 सेकंड में हमारा रिलैक्सेशन फेज है, 0.1 सेकंड में बच्चों हमारा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है, और 0.3 सेकंड में हमारे पास वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। देखते हैं। पहला है द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज, यानी कि कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? तो हमने पहले कहा था आपको 0.8 सेकंड। देखते हैं 0.8 सेकंड पहला ऑप्शन में, ये हमारा राइट हो गया। 0.4 सेकंड नहीं है बच्चों, 0.2 सेकंड नहीं है बच्चों, 0.7 सेकंड नहीं है बच्चों, ठीक है। द पंपिंग प्रेशर इज आल्सो नोन एज, यानी कि जब हार्ट पंपिंग करता है तो क्या उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दे रखा है, एक फिल इन द ब्लैंक्स आपका यहाँ दे रखा है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। द पंपिंग प्रेशर इज आल्सो नोन एज fill in the blanks and the resting pressure is also known as, ठीक है। पंपिंग करेगा तो हमने कहा था कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल, ठीक है, और उसके बाद जब हमारा रिलैक्सेशन होगा तो डायस्टोल। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। हमारा पास पहला ही ऑप्शन है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिस्टोलिक प्रेशर एंड हम यहाँ पर लिख देंगे डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। डॉक्टर यूज अ स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द साउंड इज हर्ड व्हेन। अच्छा, इसमें बच्चों ये कह रहा है कि जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज करता है तो कार्डियक साइकिल में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, तो वो साउंड क्या बोल रहा है, द साउंड इज हर्ड व्हेन, यानी वो साउंड कब प्रोड्यूस होता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। एवी वाल्व्स ओपन अप, बिल्कुल भी नहीं, इसमें हमारा एट्रियोवेंट्रिकल नोड्स का रोल ही नहीं है। वेंट्रिकुलर वाल्व्स वाइब्रेट ड्यू टू गुशिंग इन ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया, बिल्कुल भी नहीं इसका। तीसरा देखते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो। मेरे पास ये होगा आंसर बच्चों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व को क्लोज होने पर लब साउंड हमें सुनाई देता है और सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होने पर हमें डब साउंड सुनाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ रिलैक्सेशन फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी कार्डियक साइकिल का आपका रिलैक्सेशन फेज का क्या टाइमिंग है, 0.4, 0.6, 0.1, 0.3, ठीक है। तो हमारे पास 0 पॉइंट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये गलत और ये भी गलत। नेक्स्ट देखते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन इज, जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों उसका ड्यूरेशन क्या है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन कितना है हमारे पास में, 0.1 है या 0.3 है या 0.5 है या 0.3 है। तो हमारे पास राइट आंसर है 0.1, 0.3 गलत, 0.5 भी गलत, 0.3 भी गलत, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कार्डियक साइकिल का हमने बहुत ही शॉर्ट में हमने उसे पढ़ भी लिया और हमने इससे 2-4 क्वेश्चन में हमने लगा रखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कार्डियक आउटपुट पर, कि कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट से कितना ब्लड बाहर जा रहा है। एक नॉर्मल इंसान है, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हार्ट रेट क्या है, हम लोग उसकी बात करेंगे।
ठीक है। कार्डिक आउटपुट यानी कि हम इसको बोलेंगे CO शॉर्ट में, ठीक है। CO फॉर्मूला क्या है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। हार्ट रेट कितना 72 टाइम्स पर मिनट, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्ड आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, यानी कि कार्डियक साइकिल के दौरान 70 ml ब्लड आपका वेंट्रिकल से पंप आउट होता है। और कार्डियक साइकिल टाइमिंग क्या है 0.8 सेकेंड, हमने अभी देखा था, है ना। तो यहाँ पर हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट है और हमने इंटू किया 0.8 लीटर पर बीट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर 0.8 सेकेंड को निकाला है किस तरह से कैलकुलेट करके, 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट, ठीक है, 72 टाइम्स। तो हमने क्या किया, 1 मिनट में 72 बार आपका हार्ट आपका वो बीट करता है बच्चों। तो 60/70 हमने किया तो हमारे पास 0.8 सेकेंड निकलकर आ जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, नोट में हमने कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है कार्डियक आउटपुट को लेकर। ब्लड विस्कोसिटी डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट ऑन कार्डियक आउटपुट, यानी ब्लड की जो विस्कोसिटी है यानी ब्लड की जो थिकनेस है वो डायरेक्ट आपका जो है कार्डियक आउटपुट पर इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद द कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी चेंज। अच्छा, अब सवाल ये है कि कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल इंसान है उसका हार्ट रेट नॉर्मल होने वाला है, ठीक है। जब उसका हार्ट रेट नॉर्मल होगा तो हम हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी उसका नॉर्मल जाएगा, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट को हम इंटू करेंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी बिल्कुल नॉर्मल आने वाला है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा इंसान है जो एथलीट्स है, यानी दौड़ने वाला है, पहाड़ पर चढ़ने वाला है आपका, तो उसका हार्ट रेट भी आपको ज्यादा मिलने वाला है, और जब हार्ट रेट उसका ज्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि द कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी चेंज। ये आपका लाइन हो सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ एग्जांपल में लिख रखा है एथलीट्स विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। आप देख सकते हैं मॉर्निंग में जब हम वॉक करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, उसके बाद अपने हार्ट पे आप हाथ को रखेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी हार्ट बीट काफी ज्यादा चल रही है, ठीक है। तो हार्ट बीट ज्यादा चल रही मतलब हार्ट पंप भी ज्यादा कर रहा है ब्लड को, ठीक है। आते हम लोग कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, सीधा एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ, कार्डियक आउटपुट किसका प्रोडक्ट है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू ब्लड प्रेशर, गलत। हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यस दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको बता रखा है कार्डियक आउटपुट यानी हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना है आपको, ठीक है। हार्ट रेट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये भी नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन कार्डियक आउटपुट, ठीक है। वेनस रिटर्न ये नहीं होगा बिल्कुल, हार्ट रेट ये भी नहीं होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ये भी नहीं होगा, ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, बाकी ये सारा आपका जो है बच्चों डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज मेनली ड्यू टू, यानी कि ये बोला जा रहा है बच्चों इस सवाल में कि कोई इंसान है बहुत एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका कार्डियक आउटपुट क्या होने वाला है, ठीक है। देखते हैं हम लोग ऑप्शन में, हमारे पास बोल रहा है डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, नहीं भाई ये तो गलत है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करेगा भाई, जब कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है वो, ठीक है, वो या फिर कोई जिम्नेशियम का बंदा है वो, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज करने का सवाल ही पैदा नहीं है, उसका तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा ना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन हार्ट रेट, हाँ ये सही है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बिल्कुल सही है, ये हमारे पास सही है। हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और जब इंक्रीज करेगा हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम तो आपका कार्डियक आउटपुट भी आपको ज्यादा आने वाला है, ठीक है। सी देखते हैं, बोलता है हाई इन बीपी ओनली, देखिए ये ना ओनली लगा गलती कर दिया, ठीक है, ये बच्चों गलत हो गया, ठीक है ना। जहां पर कार्डियक आउटपुट आता है वहां पर हार्ट रेट इनटू आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आना ही आना है। हो सकता है हार्ट रेट किसी का ज्यादा भी हो, किसी का कम भी हो सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml ना होकर आपका ज्यादा हो सकता है 80 ml हो सकता है 60 ml हो, वो डेटा वेरी करता है, आपका मुश्किल नहीं है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बच्चों। इफ हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, तो कार्डियक आउटपुट विल भी क्या होगा, ये फॉर्मूला पुट कीजिए और आप यहाँ पर 75 इंटू 70 कर दीजिए, आपके पास 5.25 लीटर पर मिनट आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच कंडीशन इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी कि अब ये पूछ रहा है कि भाई उस वक्त से तो हम लोग ये देख रहे थे
ये कार्डियक आउटपुट आपको इंक्रीज कर रहा है, हार्ट रेट आपको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या कंडीशन है जो हमारा बच्चों कार्डियक आउटपुट को वो डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज कैसे हो जाएगा भाई, अगर कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी उसका बढ़ने वाला है, और जब वो भी बढ़ेगा तो आपका कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं फीवर, नहीं भाई फीवर में तो हम डाउन हो जाते हैं भाई, हमारा तो वैसे भी हिम्मत ही नहीं होता है ना कुछ खाने को, ना पीने को, ना किसी से बात करने को, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है हेमरेज। हाँ हेमरेज क्या है, ये बच्चों ब्लीडिंग, यानी कि कहीं भी बॉडी में अंदर में आपका ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाता है, या ब्रेन में एग्जांपल तो ब्रेन में आपका ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हेमरेज। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये एक ब्लड वेसल्स मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स में बच्चों ब्लड तो जा रहा है, ठीक है, एक प्रेशर डेवलप कर रहा है, वो जा रहा है। अगर हमारा उसके प्रेशर को कम करना है तो ये ब्लड वेसल्स यहां से रप्चर हुआ, ये ब्लड वेसल्स यहां से रप्चर हुआ बच्चों, ये ब्लड वेसल जो यहाँ से रप्चर हुआ है बच्चों, तो ये तो ब्लड इधर को जाएगा ना, तो जब ब्लड इधर जाएगा बच्चों तो जाहिर सी बात है प्रेशर कम होगा। यानी बिल्कुल देखिए, पानी का एक पाइप को लीजिए, ठीक है, उस पानी के पाइप में जो प्रेशर डेवलप करता है, ठीक है, अक्सर हम लोग घर पर बाइक या स्कूटी या कार को जब हम लोग वॉश करते हैं तो हम लोग प्रेशर बनाते हैं उसको, ठीक है, प्रेशर को कम करना है तो पाइप में कहीं से भी आप उसमें होल कर दीजिए, तो वाटर वहां से क्या होगा, रिलीज करेगा, जब वाटर रिलीज करेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा। तो सेम बिल्कुल हमारे बॉडी में भी वैसा ही है, कार्डियक आउटपुट तब डिक्रीज करेगा जब हमारे बॉडी में कहीं पर भी ब्लीडिंग होगा, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा डी ऑप्शन है एड्रेनलिन सिक्रीशन। भाई एड्रेनलिन सिक्रीशन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कैसे करेगा, एड्रेनलिन तब सिक्रेट करता है बच्चों जब इमरजेंसी कंडीशन हो, जैसे आप लिफ्ट में है, फंसे हुए हैं, तो हमें डर लगता है ना, दैट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रोफोबिया, यानी कि बंद जगह से किसी को डर लगता है, दैट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रोफोबिया। उसमें क्या होता है, हम घबराने लगते हैं, तो हमारा ब्रेन ना बहुत सेंसिटिव है, वो क्या है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट को बिल्कुल ही चेक कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, तुरंत मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड, किसको, एड्रिनल ग्लैंड को, कि भाई आप इपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन को आप जल्दी से रिलीज कीजिए, जिसे हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। तो एड्रेनलिन सिक्रीशन जब हाई होगा तो हम देखेंगे, डर का माहौल जब होता है तो हमारा हार्ट बीट तेज रहता है कि नहीं रहता, हमारा हार्ट बीट तेज रहता है, तो हार्ट बीट जब तेज रहेगा हमारा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा रहेगा बच्चों, है कि नहीं, डिक्रीज करेगा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन ह्यूमन बीइंग द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड, बिल्कुल सीधा बिल्कुल। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल पंप आउट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल इज अबाउट, यानी क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल कितना था, 70 ml, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ नॉर्मल रेस्टिंग मेल, एक इंसान है जो नॉर्मल रेस्टिंग में है, वो बिल्कुल दौड़ भाग नहीं कर रहा है भाई, ठीक है, एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml पर बीट एंड द हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट, देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कुछ नहीं करना, 70 into 75 आपको निकाल देना, यानी हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5250। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज टू द 100 ml beats and the heart rate reach 100 beats per minute, so cardiac output becomes approx, क्या होने वाला है, ए में हमारे पास है 40 ml, बी में हमारे पास 60 ml, सी में हमारे पास 10 ml, डी हमारे पास है 20 लीटर, 20 लीटर, 10 लीटर, 60 लीटर और 40 ml। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कार्डियक आउटपुट का था हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो हार्ट रेट हमारे पास है 100 इंटू, और ये भी हमारे पास है 100, तो कितना हो गया, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से इसको डिवाइड कर देते, 3 और 3 यहाँ से कट जाता है बच्चों, हमारे पास बचता है 10 लीटर पर मिनट, ठीक है। थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन, ज्यादा है नहीं, ये तो हम लोग को ऐसे भी पता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे, ठीक है, यानी कि ईसीजी पर हम लोग देखेंगे। ईसीजी में क्या है, देखिए कार्डियक साइकिल वो को रिप्रेजेंट किया गया है आपको ग्राफ में ईसीजी के तौर पर, ठीक है ना, यानी 0.8 सेकेंड कहां पर हो रहा है ना, हम उसे देखते हैं ईसीजी को। ईसीजी में क्या कह रहा है बच्चों, और कौन कौन सा वेव हमें देखने को मिलता है इसमें, ठीक है।
पी वेव है, क्यू आर एस है, टी है ना, वो तीनों वेव क्या है हम देखते हैं। ईसीजी इज नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ पी वेव, क्यू आर एस वेव जो कि कॉम्प्लेक्स वेव होता है बच्चों, एंड टी वेव। ठीक है, पी वेव क्या है, पी वेव को देखेंगे तो इसमें स्मॉल अपवर्ड वेव, ये हमारा पी वेव, ये पी वेव है बच्चों हमारे पास। ठीक है, स्मॉल अपवर्ड वेव इंडिकेट डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन यहाँ पर जनरेशन एंड कंडक्शन का आपका कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में इसका मैंने छोटा सा क्लिप बनाकर मैंने डाला है वीडियो में, आप देख सकते हैं हमारे लिंक पे जाकर। इसमें क्या होता है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में बच्चों होता क्या है कि जब कोई भी स्टिमुलस आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन पर आता है, एक्सोनल मेम्ब्रेन पर आता है, तो वो अपना पोलराइज स्टेट को चेंज कर लेता है और 3 सोडियम आपका बच्चों अंदर आ जाता है। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कितना था 0.1 सेकेंड, caused by SA node, साइनोएट्रियल नोड, यानी साइनोएट्रियल नोड ऑटो एक्साइटेबिलिटी, जो खुद का इलेक्ट्रिक खुद से जनरेट करता है, हार्ट को इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए ब्रेन का नर्व का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक नॉट न्यूरोजेनिक। ठीक है, तो यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड आपका काम कर रहा है, जिसे हम लोग पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारे पास है क्यूआरएस। क्यूआरएस में देखते हैं बच्चों, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है, तो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन कितना था हमारे पास 0.3 सेकेंड, जिसमें वेंट्रिकुलर का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी इसे कोई तो स्टिमुलस आ रहा है, जो ब्लड है वो तो स्टिमुलस है ना, ब्लड जो है बच्चों जब ब्लड फ्लो कर रहा है, एट्रिया में आया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उससे तो मैसेज मिला, स्टिमुलस वो आया, तो उसने अपने पोलराइज स्टेट को चेंज करके उसने डीपोलराइजेशन स्टेज में आ गया, यानी एक्शन पोटेंशियल स्टेज में वो आ जाता है। तो सेम हमारे पास वेंट्रिकल ही बच्चों वो डीपोलराइजेशन स्टेज में आपका आ जाता है। टाइमिंग हम देखेंगे 0.3 सेकंड है, ये बिल्कुल वही टाइमिंग है जो हमने कार्डियक साइकिल अभी जस्ट डिस्कस किया था 5 मिनट पहले। ठीक है, टी वेव की बात करेंगे, डोम शेप, यहाँ से आपका एमसीक्यू बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा आपको। डोम शेप इंडिकेट, यानी डोम शेप आप इस तरह का होता है ना, डोम शेप देखें तो आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इंडिकेट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यानी इसमें आपका क्या है, वेंट्रिकल आपका रिलैक्स करेगा, यानी रीपोलराइजेशन, वापस से अपने स्टेट में पहुंच जाता है। टाइमिंग क्या है 0.4 सेकेंड। ठीक है, अगर हम तीनों को कैलकुलेट करें 0.4 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.7 सेकेंड और 0.1 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड। ठीक है, यहां पर देखेंगे बच्चों 70 टाइम्स क्यूआरएस, अगर 70 टाइम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, यानी 70 टाइम्स हार्ट बीट किसी इंसान का वो धड़का है। ठीक है ना, अगर हमें ईसीजी की रिपोर्ट में 70 टाइम क्यूआरएस मिलता है, दैट मींस दिस पर्सन इज अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, हम लास्ट की वीडियो में हम इसे रिपोर्ट भी देखने वाले हैं। अच्छा, ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये हमें मिलता है ऑपरेशन थिएटर में, आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये ग्राफ बच्चों आईसीयू में देखने को मिल जाएगा, सीसीयू में देखने को मिल जाएगा, वेंटिलेटर पे जो हमारे जो पेशेंट है उसमें देखने को मिल जाता है। अब देखो टी 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 जो चलता होता है ना, ये वही चीज है। ये जब तक ऐसे जिगजैग में है ना, तब तक समझिए कि पेशेंट जिंदा है। जहां फ्लैट हुआ बच्चों सीधा टी, समझिए डेड। ठीक है, तो ये जो साउंड करता है वो पिप 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 कर साउंड करता है ना। चलिए यहाँ देखें 70 टाइम्स, यानी 70 टाइम्स हार्ट बीट। ठीक है, मशीन का नाम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, 3 इलेक्ट्रिकल लीड होता है, 2 एक ईयर रिस्ट पर लगता है बच्चों, एक ईयर रिस्ट पर लगता है, और तीसरा हमारे लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है। ठीक है, ये देखिए 3 इलेक्ट्रिकल लीड है, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू दी लेफ्ट एंकल। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, पीवाईक्यू में आपको यहाँ पर राइट लिख देता है बच्चों, राइट एंकल, समझ रहे ना, लेकिन राइट पर नहीं लेफ्ट पर है। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, ईसीजी में हमारे पास 3 तरह का कॉम्प्लेक्स है, एक है पी है, एक है क्यूआरएस है, क्यूआरएस आपका कॉम्प्लेक्स है, एंड टी वेव है। ये हमारे पास टी वेव है बच्चों, टी वेव है ये हमारा। ठीक है ना, देख रहे हैं। अच्छा, इसका शेप देखिए आप, डोम शेप है ना, और इसका शेप देखिए, दोनों में आपको फर्क मिलेगा देखने को, है ना। चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं 2-3 रिपोर्ट को मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर रखा है आपको समझाने के लिए कि ईसीजी का जो रिपोर्ट होता है, थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन का ईसीजी का जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है उसका वो कैसा होता है, और एक एबनॉर्मल पर्सन का कैसा होता है।
यहां पर देखते हैं बच्चों फास्ट हार्ट बीट और ये देखेंगे स्लो हार्ट बीट, दो हमारे पास में है। फास्ट हार्ट बीट में क्या देखेंगे बच्चों, ये था हमारे पास कौन सा था बच्चों, ये था पी वेव, क्यू आर और एस, ये था टी वेव, फिर ये पी वेव, फिर ये क्यू, ये आर और एस। हम देखेंगे टी वेव और पी वेव दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल में है, यानी हम कह सकते हैं ये वैसा इंसान है जो एक्सरसाइज कर रहा है अभी या तुरंत एक्सरसाइज कर कर आया है, तो उसका हार्ट बीट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर स्लो हार्ट बीट वाले इंसान को देखिए जो बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, आराम से वो लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, रिलैक्स मूड में, कोई टेंशन नहीं है, उसका हार्ट बीट आप देखेंगे, उसका ईसीजी की रिपोर्ट आपको इस तरह से मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मल स्लो हार्ट बीट। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्मल ईसीजी देखेंगे बच्चों, ये हमारा जिगजैग 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 में आपको मिल रहा है। ठीक है, ये एबनॉर्मल ईसीजी, यानी कोई एक पर्सन है बच्चों यहाँ पे जिनका हार्ट अटैक आया है ना, हार्ट अटैक इनको आया है। ठीक है, इनका देखेंगे कि इनका जो टी वेव है, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए टी वेव ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, देख रहे हैं ये ना नीचे आ गया बच्चों। ठीक है, एक मिनट देखिए, तो ये दिख रहा है नीचे आ गया बिल्कुल। मैं पेन को थोड़ा सा और मैं पतला कर देता हूँ, ठीक है, वेट, ये देखिए यहाँ पे ये इसका इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, ये देखिए ये इन्वर्टेड हो गया, दिख रहा है आपको, ये देखिए इन्वर्टेड हो गया, और यहाँ पर दो फेज बन गया है, जिसके लिए बोल रहे हैं बाई फेजिक टी वेव, यानी दो यहाँ पर टी वेव का फेज वो भी इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक नॉर्मल ईसीजी है बच्चों, ये देख रहे हैं आप, और एक आपका हार्ट अटैक का है। तो यहाँ पर मेरे पास था पी था, क्यू था, आर था, एस था, टी था, है ना, और यहाँ पर देखेंगे पी तो है भाई, क्यू ठीक है, आर ठीक है, एस भाई गड़बड़ हो गया, इसको तो यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ पर है, और टी आप देख रहे हैं बच्चों कितना ऊपर में है। तो ये हार्ट अटैक पेशेंट का ईसीजी रिपोर्ट आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आपको कार्डियक साइकिल और ईसीजी और जो मैंने क्वेश्चन कराया, अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉडी एंड फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा वन शॉर्ट वीडियो में मैं लेकर आने के लिए और उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अभी आपका एग्जाम का भी टाइम है, तो आप एग्जाम पर ही फोकस करें, और मैं डेली एक एक वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो इससे कोई भी सवाल हो बच्चों तो आप पूछ लीजिएगा बिल्कुल भी, है ना, घबराना नहीं है, ईसीजी में कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, बिल्कुल टाइमिंग फिक्स है 0.1 0.3 0.4, बिल्कुल कार्डियक साइकिल का टाइमिंग आपको बिल्कुल से रट जाना है ना, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी इसमें बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए बाय, थैंक यू सो मच।